प्रिय छात्रों नमस्कार। जैव विविधता की पहली क्लास में पिछली क्लास में हमने जो 5वीं क्लास थी उसमें आपको समुद्री जैव विविधता क्षेत्र, जैव भौगोलिक क्षेत्र और भारत का जैव भौगोलिक वर्गीकरण के बारे में अध्ययन कराया था। भारत के जैव भौगोलिक वर्गीकरण में हमने आपको बताया था कि भारत जो है 2 जैव भौगोलिक प्रदेशों, 10 जैव भौगोलिक कटिबंधों और 25 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें हमने आपको बताया था कि भारत के जो 2 जैव भौगोलिक प्रदेश हैं वो पैलियो आर्कटिक प्रदेश और इंडोमलाइन प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद बात हो रही थी हम लोगों की भारत के 10 जैव भौगोलिक कटिबंधों की, जिसमें हमने आपको पार हिमालय वनस्पति क्षेत्र या ट्रांस हिमालय क्षेत्र के बारे में अध्ययन कराया था। दूसरा प्रदेश हमने आपको हिमालय प्रदेश बताया था, जिसके 2 भाग होते हैं, पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय। तीसरा हमने कटिबंध बताया था भारतीय मरुस्थल के बारे में, और चौथा कटिबंध था अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश या अर्ध शुष्क क्षेत्र, और उसके बाद 5वां क्षेत्र हमने आपको पश्चिमी घाट बताया था। इसके हैं 10 क्षेत्र। तो आज की क्लास में हम इसके आगे के जो क्षेत्र हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो 6वां क्षेत्र है दक्कन प्रायद्वीप। दक्कन प्रायद्वीप क्या है? दक्कन प्रायद्वीप, ये जो दक्कन प्रायद्वीप का क्षेत्र है ये पूर्व में पूर्वी घाट, पश्चिम में पश्चिमी घाट और उत्तर में सतपुड़ा की पहाड़ियों तक फैला हुआ है। भारत का सर्वाधिक विस्तृत जैव भौगोलिक क्षेत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दक्कन प्रायद्वीप से पूछा जाता है कि भारत का सर्वाधिक विस्तृत जैव भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? तो दक्कन प्रायद्वीप है। तो हम कह सकते हैं कि यह भारत का सर्वाधिक विस्तृत जैव भौगोलिक क्षेत्र है। जैव भौगोलिक क्षेत्र है। ठीक है, जिसका विस्तार भारत के संपूर्ण भूभाग का या संपूर्ण भूदृश्य का 43% है। ध्यान रखेंगे कितना? 43% है। भारत का सर्वाधिक विस्तृत जैव भौगोलिक क्षेत्र है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है, और विस्तार की दृष्टि से यह लगभग 43% फैला हुआ है। इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों में ताप्ती, नर्मदा, महानदी और गोदावरी, ये 4 नदियां आती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? इस क्षेत्र में प्रवाहित प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? ताप्ती, नर्मदा, महानदी, ताप्ती, नर्मदा, महानदी, गोदावरी, महानदी तथा गोदावरी। ठीक है, अब बात करते हैं कि ताप्ती और नर्मदा, इसमें 2 ये ऐसी नदियां हैं जिनका प्रवाह जो है वो पश्चिम की ओर है और ये अरब सागर में गिरती हैं जाके।
ध्यान रखेंगे, ताप्ती और नर्मदा दक्कन के प्रायद्वीप में बहने वाली ऐसी दो नदियां हैं जिनका प्रवाह पश्चिम की ओर है और ये अरब सागर में गिरती हैं जाके। ताप्ती तथा नर्मदा, ताप्ती तथा नर्मदा का प्रवाह पश्चिम की ओर है तथा ये अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है। जबकि आपके जो महानदी और गोदावरी हैं इनका प्रवाह पूरब की ओर है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं जाके। किस में गिरती हैं जाके? बंगाल की खाड़ी में। तो हम कह सकते हैं अगले पॉइंट में कि महानदी तथा गोदावरी, महानदी तथा गोदावरी का प्रवाह, गोदावरी का प्रवाह पूर्व की ओर है तथा ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी इस क्षेत्र की ये विशेषता है कि यहाँ मुख्य रूप से जो है काली और लाल मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? काली और लाल। तो यहाँ मुख्य रूप से काली तथा लाल मृदा पाई जाती है। ठीक है। काली तथा लाल मृदा पाई जाती है। और इस प्रदेश की जो प्रमुख वनस्पति है, यहाँ मुख्य रूप से जो वनस्पति पाई जाती है वो है सागौन, तेंदू। प्रमुख वनस्पति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके सागौन, तेंदू, शाल, सागौन, तेंदू, शाल। ठीक है। इसके अलावा महुआ, शीशम, महुआ, शीशम जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत के सर्वाधिक क्षतिग्रस्त वन इसी प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत के सर्वाधिक क्षतिग्रस्त वन इसी प्रदेश में पाए जाते हैं। इसी प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है। क्षतिग्रस्त वन, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक क्षतिग्रस्त वन किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो दक्कन के प्रायद्वीप में जो है पाए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो जानवरों की बात की जाए, जंतुओं की, तो यहाँ मुख्य रूप से आपके टाइगर हैं, भालू हैं, जंगली सूअर हैं, जंगली भैंसे हैं, हाथी हैं, बारहसिंगा हैं। इस प्रकार के जंतु जो हैं यहाँ पर मुख्य रूप से जानवरों के रूप में पाए जाते हैं। अगले कटिबंध की बात करते हैं तो अगला कटिबंध है आपका गंगा का मैदान। गंगा का मैदान। ठीक है। गंगा के मैदान की अगर बात की जाए
तो इसका विस्तार जो है राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल तक है। इसका विस्तार राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल तक है। ठीक है, पश्चिम बंगाल तक। यहां पे भी प्रश्न है बहुत अच्छा कि यहां पर जो है भारत के उर्वरतम क्षेत्रों में से एक है और इसका विस्तार जो है संपूर्ण भूदृश्य के लगभग 11% भाग पर होता है। यह भारत के उर्वरतम क्षेत्रों में से एक है, तथा यह संपूर्ण भूदृश्य का लगभग 11% है। ठीक है, अब जब गंगा के मैदान की बात होती है तो गंगा के मैदान में मुख्य रूप से शीशम, बरगद, पीपल, महुआ, नीम, जामुन और विभिन्न प्रकार की घासें पाई जाती हैं। गंगा के मैदान में आपके शीशम, बरगद, ठीक है, आपका महुआ और आपके नीम, जामुन आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, अब जंतुओं की बात करें तो गंगा के किनारे पर मुख्य रूप से भारतीय गैंडा, घड़ियाल, ठीक है, भारतीय गैंडा, घड़ियाल है, आपका ब्लैक हाथी, कछुए आदि जो है यहाँ मुख्य रूप से पाई जाती हैं और कुछ मछलियों का भी यहाँ पे प्रादुर्भाव रहता है, कुछ मछलियाँ भी यहाँ पर उपस्थित रहती हैं। बात करते हैं नेक्स्ट कटिबंध की। तो 8वां कटिबंध जो है वो है आपका उत्तर पूर्व क्षेत्र। उत्तर पूर्व क्षेत्र, ठीक है। अगर हम उत्तर पूर्व क्षेत्र की बात करें तो इसके अंतर्गत जो है पूर्वोत्तर भारत का जो है मैदानी भाग आता है। कौन सा आता है? पूर्वोत्तर भारत का मैदानी भाग इसके अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, अब ये जो है संपूर्ण भूभाग का या भूदृश्य का लगभग 5.2% होता है। कितना होता है? 5.2% होता है। और यहां पर मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। क्या है? यहां पर मुख्य रूप से
उष्णकटिबंधीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वनस्पतियां। और इस यहाँ पर जो वृक्ष हैं उनमें बांस, चीड़, साल, सागौन हैं, मगनोलिया, देवदार, फर और सख्त लकड़ी वाले, जो मजबूत लकड़ी वाले वृक्ष हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि इस प्रदेश में बांस, ठीक है, चीड़, साल, ठीक है, इसके बाद सागौन, देवदार, ठीक है, आपके फर तथा सख्त लकड़ी वाले वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं कि पर्वत की ऊंचाइयों पर जो है, यहाँ पर जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, यहाँ का जो पर्वतीय क्षेत्र है और वहाँ के पर्वत की जो ऊंचाइयाँ हैं, यहाँ पर पौष्टिक घासों के चरागाह पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है बांस, जैकफ्रूट, टूना चेस्टनट, इस प्रकार की प्रजातियां जो हैं प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं, अधिकता के रूप में पाई जाती हैं। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट कटिबंध की बात करते हैं। तो अगला कटिबंध है आपका तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र की बात करें तो इसके अंतर्गत जो है पूर्वी तथा पश्चिमी भारत के तटीय क्षेत्र आते हैं। क्या कौन कौन से आते हैं? पूर्वी तथा पश्चिमी भाग के तटीय क्षेत्र आते हैं। ठीक है, कौन से आते हैं? पश्चिमी, पूर्वी तथा पश्चिमी भाग के तटीय क्षेत्र आते हैं। ठीक है, और यहां पर जो है मैंग्रोव वनों के लिए ये क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है। किसके लिए? मैंग्रोव वनों के लिए। मैंग्रोव वनों के लिए यह क्षेत्र प्रसिद्ध है। ठीक है, अगली बात करें तो यहां पर पाए जाने वाले प्रमुख जंतुओं में आपके डॉल्फिन है, घड़ियाल है, डंगोरा है, एविफोना है। ये इस प्रकार के जंतु जो हैं तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कौन कौन? डॉल्फिन, घड़ियाल, ठीक है, डंगोरा तथा आपके एविफोना जैसे जंतु यहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद इस क्षेत्र में जो है, जो पूर्वी तट हैं, तो पूर्वी तट पर सुंदरवन स्थित हैं। पूर्वी तट पर सुंदरवन स्थित हैं। ठीक है, कौन से वन स्थित हैं? सुंदरवन है, जो कि रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए?
रॉयल टाइगर, बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध हैं। और सुंदरबन में ही सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। कौन से? सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। और इस वृक्ष के जो फूल हैं वो बहुत ही रंग बिरंगे और सुंदर होते हैं, जिनका काम जो है लकड़ी, जो कपड़े हैं उनकी रंगाई में किया जाता है। सुंदरी के फूलों का उपयोग जो है कपड़ों की रंगाई के लिए किया जाता है। नेक्स्ट अपना कटिबंध देखते हैं। अगला कटिबंध है भारतीय द्वीप समूह। भारतीय द्वीप समूह, ठीक है। भारतीय द्वीप समूह की बात की जाए, ठीक है, तो इस क्षेत्र का विस्तार जो है अंडमान द्वीप के उत्तर से लेकर निकोबार द्वीप के दक्षिण तक है। कहाँ तक है? अंडमान द्वीप के उत्तर से आपके निकोबार द्वीप के दक्षिण तक है। निकोबार द्वीप के दक्षिण तक इसका विस्तार है। ठीक है। अब अगर इसमें आगे बात की जाए तो इसमें कुल लगभग जो है भारतीय द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप आते हैं, जिनमें से 36 द्वीप ऐसे हैं जो आवासीय हैं। ठीक है। इसमें कुल 572 द्वीप आते हैं, जिसमें से 36 द्वीप आवासीय हैं। ठीक है। और यहां पर जो है कुछ खास प्रजातियां जो हैं विश्व की पाई जाती हैं, जैसे डॉल्फिन है, जैक फ्रूट है, कोकोनट है, मॉलस्क आदि प्राणी के रूप में पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो है लंबे चौड़े वृक्षों की बाहुल्यता है, औषधियों वृक्ष की बाहुल्यता है, और औषधीय वृक्षों में भी बहेड़ा का वृक्ष यहाँ सर्वाधिक रूप में पाया जाता है। औषधीय वृक्षों की जो अधिकता है, औषधीय वृक्षों में भी यहाँ जो है बहेड़ा का वृक्ष जो है वो बहुत ही अधिक तादाद में पाया जाता है। अब बात करते हैं हम भारत के 25 जैव भौगोलिक क्षेत्रों की। भारत के 25 जैव भौगोलिक क्षेत्र। ठीक है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं हम हिमालयन क्षेत्रों की। हिमालयन या पार हिमालयन। ठीक है। तो इसमें जो है आपका लद्दाख पर्वत, ठीक है, आपका तिब्बत पठार, ठीक है, आपका सिक्किम, ठीक है, आपका उत्तर पश्चिमी हिमालय, ठीक है, उत्तर पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, ठीक है, आपका मध्य हिमालय,
ठीक है। आपका पूर्वी हिमालय, हिमालय को इस तरह के आपके जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभक्त किया गया है कि इस तरह से 25 जैव भौगोलिक क्षेत्र बनते हैं जाके। जैसे हिमालय है, हिमालय को भी कई भागों में विभाजित किया गया है, जैसे लद्दाख का पर्वत है, तिब्बत पठार है, सिक्किम है, उत्तर पश्चिमी हिमालय है, पश्चिमी हिमालय है, मध्य हिमालय है, पूर्वी हिमालय है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मरुस्थल की। तो मरुस्थल जो है जैव भौगोलिक दृष्टि से दो भागों में विभक्त है, थार का मरुस्थल और कच्छ का मरुस्थल। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अर्धशुष्क क्षेत्रों की। अर्धशुष्क क्षेत्रों को भी दो भागों में बांट दिया, पंजाब का मैदान, पंजाब मैदान, और दूसरा है गुजरात राजपूताना। क्षेत्र। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं पश्चिमी घाट की। तो पश्चिमी घाट को भी दो हिस्सों में विभक्त किया गया, मालाबार मैदान, मालाबार मैदान, और दूसरा हिस्सा है आपका पश्चिमी घाट पर्वत। ठीक है। इसके बाद पश्चिमी घाट के बाद दक्कन प्रायद्वीप को बांटा गया। दक्कन प्रायद्वीप को बांटा गया। इसको जो है तीन हिस्सों में विभक्त किया गया। पहला था मध्य उच्च भूमि, मध्य उच्च भूमि। ठीक है। दूसरा हिस्सा इसका था आपका छोटा नागपुर, छोटा नागपुर। तीसरा हिस्सा इसका है पूर्वी उच्च भूमि, पूर्वी उच्च भूमि। ठीक है। इसके बाद अगला क्षेत्र बांटा गया गंगा तटीय मैदान के रूप में। अगला क्षेत्र बांटा गया गंगा तटीय मैदान के रूप में। अब गंगा तटीय मैदान के रूप में ऊपरी गंगा मैदान और निचला गंगा मैदान लिया गया। ऊपरी गंगा मैदान, निचला गंगा मैदान। ठीक है। इसके बाद इसमें आपके तटीय क्षेत्र को लिया गया। तो तटीय क्षेत्र को तीन हिस्सों में विभक्त किया गया, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, और इसके अलावा आपके लक्षद्वीप। ठीक है। तटीय क्षेत्रों के बाद बात की जाए तो उत्तर पूर्व क्षेत्र में विभक्त किया गया। उत्तर पूर्व क्षेत्रों में विभक्त किया गया इसको। ब्रह्मपुत्र घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी, इसके अलावा इसका दूसरा है उत्तर पूर्वी पहाड़ियां,
उत्तर पूर्वी पहाड़ियां, ठीक है। इसके बाद आपका आता है द्वीप समूह, द्वीप समूह। तो द्वीप समूह को भी दो भागों में बांटा, अंडमान और निकोबार। दो हिस्सों में इसको विभक्त किया गया। इस तरह से आपके 25 जो है जैव भौगोलिक क्षेत्रों का निर्माण होता है। अब आगे बात हम करते हैं जैव विविधता के महत्व के बारे में, ठीक है। तो अगर जैव विविधता का महत्व देखा जाए तो ये हमारे लिए खाद्य पदार्थों, वृक्षों एवं दवाइयों और सौंदर्यात्मक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ साथ पारिस्थितिकीय दृष्टि से भी लाभदायक है। क्यों है? क्योंकि जैव विविधता जो है मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनः चक्रण और शस्य परागण द्वारा मानव अस्तित्व का आधार का निर्माण करती हैं। जैव विविधता जो है परितंत्र में अपना एक विशेष स्थान या योगदान देती है। विविधता पूर्वक अगर जैव समुदाय अपनी स्थिरता को आसानी से कायम रख पाता है, जबकि कम जातियों वाला पारिस्थितिकी तंत्र शीघ्रता से पूरित हो जाता है। जिसमें कम प्रजातियां होती हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र जो है जल्द से पूर्ण हो जाता है, जबकि जो बृहद हैं वो चलते रहते हैं, ठीक है। बात करते हैं जीवों के अस्तित्व पर संकट की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीवों के अस्तित्व पर संकट, ठीक है। जीवों के अस्तित्व पर संकट। तो देखो, अपनी प्रकृति में जो है विभिन्न जातियों के जीवों का मरना एवं उनके स्थान पर अन्य नवीन जातियों का उद्भव एक सतत प्रक्रिया है। मतलब जो इस पृथ्वी पर जीव आया है वो मृत्यु को प्राप्त होगा और नए जीव का पदार्पण होगा। ये हमारे मृत्युलोक यानी कि पृथ्वी की परंपरा है। और बिना किसी विघ्न वाले पारिस्थितिकी तंत्रों में जातियों के विलोपन की दर जो है प्रति दशक एक जाति के रूप में होती है। और वर्तमान समय की यदि बात की जाए तो प्रतिवर्ष 100 से लेकर 1000 तक 100 से लेके 1000 तक विविध जीवों की जातियां एवं उपजातियां जो हैं धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। 100 से लेके 1000 तक प्रतिवर्ष विलुप्तन की ओर जा रही हैं। बात की जाए तो वर्ष 1963 से, कब से? 1963 से प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय संघ, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसको हम लोग IUCN के नाम से जानते हैं, ठीक है। 1963 में इस संस्था ने वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम, वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम, ठीक है, और आपके प्रजाति उत्तरजीविता आयोग, प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के द्वारा या के सहयोग से
एक लाल सूची जारी की जाती है, ठीक है, के सहयोग से रेड लिस्ट, ठीक है, रेड लिस्ट यानी कि लाल सूची तैयार की जाती है। और इस लाल सूची में है क्या? जिसमें वैश्विक स्तर पर जीव व पादप जातियों की संकट स्थिति का आकलन प्रस्तुत किया जाता है। तो एक यहां प्रश्न आता है कि लाल सूची यानी कि रेड लिस्ट का जो आंकन है, यानी कि हमारा जो संकटग्रस्त वगैरह जातियों का जो आकलन है वो कौन करता है? तो वो IUCN के द्वारा किया जाता है। और किसके सहायता से? वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम और प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के सहयोग से इसको किया जाता है। और इस सूची में उन प्रजातियों की संख्या में गिरावट, भौगोलिक क्षेत्र में उनकी स्थिति के आधार पर उनको 9 वर्गों में विभक्त किया गया है। कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? 9 वर्गों में। तो पहला वर्ग यहां आता है विलुप्त, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सटिंक्ट। विलुप्त क्या है ये विलुप्त? वे प्रजातियां जो लगभग विगत 50 वर्षों से अपने प्राकृतिक आवास में ना देखी गई हों। कौन सी प्रजातियां इसके अंतर्गत आएंगी? वे प्रजातियां जो विगत 50 वर्षों में, जो विगत 50 वर्षों में, ठीक है, अपने प्राकृतिक आवास में, अपने प्राकृतिक आवास में ना देखी गई हों, ऐसी प्रजातियों को विलुप्त की लिस्ट में रखा जाता है। तो उनके अच्छा, अब यही नहीं कि केवल वो 50 वर्षों से दिख ना रही हो अपने प्राकृतिक आवास में, लेकिन उनके बारे में यह विश्वास हो जाना चाहिए कि विश्व में कहीं भी अब उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसी प्रजातियों को विलुप्त प्रजाति के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे डायनासोर, मैमथ, लाल पांडा, डोडो, जेंट माओ, तस्मानिया भेड़िया है, क्यूबन, लाल तोता, अंटार्कटिक भेड़िया, रोड्रीग्यूज, कछुआ, ब्लू बक, आपका रेयूकस किंगफिशर, ये सारी की सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो लगभग विगत 50 वर्षों से अपने क्षेत्र में नहीं दिख रही हैं और ना ही इनका कहीं अब थोड़ा और नामो निशान भी नहीं रह गया। और इनकी विलुप्ति के भी कुछ कारण हैं। जैसे कुछ जो जातियां हैं वो प्राकृतिक कारणों की विपरीत परिस्थितियों के कारण इनका नाश हुआ है, और कुछ जातियां जैसे मॉरिशस में पाया जाने वाला डोडो पक्षी, चीन का लाल पांडा जो है मानवीय क्रूरता के कारण नष्ट हो गया। ठीक है। और एक अपने यहाँ संरक्षण समिति होती है जिसको विश्व संरक्षण मॉनिटरिंग केंद्र कहते हैं, के अनुसार इस समय लगभग 533 जंतु प्रजातियां और 434 पादप प्रजातियां लगभग 400 वर्षों में विलुप्त